नागरिकता के प्रावधान है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 5 में क्या है, पे अधिवास द्वारा नागरिकता जो होगी आर्टिकल 5 में है। 6 में बात करेंगे, ठीक है, प्रस्तावना से प्रव्रजन, सॉरी पाकिस्तान से प्रव्रजन है, ठीक है, माइग्रेशन करके व्यक्तियों की नागरिकता, ये आर्टिकल्स आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट है। 5 में जब हमारा संविधान के प्रारंभ पे, ठीक है, भारत में जो लोग अधिवास जो कर रहे थे, जो उस समय रह रहे थे, उनकी नागरिकता का प्रावधान है। पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, वो किसमें है, 6 में। अब भारत से पाकिस्तान चले गए, तो पाकिस्तान को 7 में प्रव्रजन है। करने वाले कुछ व्यक्तियों का नागरिक अधिकार 7 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उनको भी नागरिक अधिकार है, वो 7 में है, ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता की बात करेंगे, 8 में, ठीक है। अब ये 5, 6, 7, 8 आर्टिकल्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी जो है उतना नहीं पूछता, लेकिन 5, 6, 6, 8, ठीक है। अब सबसे सिंपल प्रश्न पूछेगा, संविधान के प्रारंभ में अधिवास द्वारा नागरिकता किसमें मिलेगा, संविधान बनने के वक्त जो भारत के नागरिक थे, 5 में। इसमें 5 में थे, ठीक है, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए, ठीक है, उन लोगों के लिए व्यक्तियों की नागरिकता, सॉरी पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके जो भारत आए, ठीक है, उनका नागरिकता का प्रावधान किसमें है, 6 में है, ठीक है। और पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, मतलब पाकिस्तान को चले गए, लेकिन फिर भी उनको नागरिकता का अधिकार किसमें है, तो क्या बताएंगे, 7 में। के बाहर जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति के नागरिकता के है वो किसमें है, तो क्या बताएंगे, 8। 8 में, ठीक है। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएगी। नागरिकता त्याग करने की ये भी एक विधि है, ये किसमें है, चलिए आप बात करें, किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जाएगा, ये किसमें है, 10। 10 में, ठीक है। नागरिक से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद के पास में होगी। इस प्रयोजन में संसद के नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, ये 11 में। आप देखिए मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको याद करवा देता हूं, ठीक है। पूछा जाएगा नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले की बात करेंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे, ठीक है, 5 में क्या है, तो संविधान के प्रारंभ में अधिवास द्वारा नागरिकता है, ठीक है, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय 5 में। 6 में, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए। 7 में पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान चले गए, उनको नागरिकता का अधिकार, ठीक है। 8 में क्या है, भारत पाकिस्तान निपट गया, अब विदेश की बात करते हैं, ठीक है। विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनके, भले ही जैसे मान लीजिए मैं विदेश में चला गया, लेकिन मेरे दादा मेरे माता पिता तो भारत के नागरिक है ना, तो उस आधार पे अगर मेरी नागरिकता चली भी जाएगी फिर भी हम कभी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, ठीक है, फिर मेरे पूर्वज है। तो किसमें, 9 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 10 में क्या है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकते हैं, लेकिन ये मतलब बोलते हैं ना, भारत में कोई भी प्रक्रिया जो होगी तो बोलते हैं ना, एक तरह से मतलब क्या होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही होगी। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति के नागरिकता छीनने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। संसद के पास है, मंत्री। ठीक है। अब नागरिकता छीन जाएगी तो नागरिकता छीनने का, नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति किसके पास होगी, वह भी संसद के पास होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये किसमें मिलेगा, 11 में मिलेगा। इसलिए 5 से लेकर 11 तक आपको क्या है, तो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, भूलेंगे नहीं। यस सर। तो बताइए एनआरआई के लिए नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल्स में है, एनआरआई के लिए 8 में। 8 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप अन्य देश की नागरिकता को अगर स्वेच्छा से अगर अर्जित कर लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः चली जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। ये किसमें मिलेगा, 9 में। नागरिकता को लेके संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये किसमें मिलेगा, 11 में। 10। आर्टिकल 11। 11 में, ठीक है। और बात करेंगे बात करेंगे नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, केवल संसद के पास ही ऐसा अधिकार होगा। ये किस में है, आर्टिकल 10। आर्टिकल्स आई थिंक आपको कंप्लीट हो गए जो कि नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता के प्रावधान की बात करेंगे तो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संसद ने नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था, 1955 में पारित किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप हमें ये बताइए, ठीक है, नागरिकता संविधान के किस भाग का अंग है, नाश्ता ले आए अपन। इस भाग में है नागरिकता, भाग 2। भाग 2। भाग 2। भाग 4, भाग 2 में, ठीक है। चलिए भाग 4 नहीं, भाग 2 में, ठीक है। अब आते हैं, अब एनआरआई किसे कहेंगे, ठीक है, एनआरआई किसे कहेंगे, पीएलओ किसे कहेंगे, थोड़ा समझ लीजिए इसको, जरूरी नहीं है लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि नागरिकता वगैरह से आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बीपीएससी में भी सर नागरिकता से क्वेश्चन पूछा था क्या, नहीं पूछा था, ठीक है। आदिवासी भारतीय, देखिए अनिवासी, ठीक है, अनिवासी भारतीय भारत के नागरिक होते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण होते हैं, किंतु इन नौकरी या व्यवसाय के लिए
साधारणतः भारत से बाहर चले जाते हैं। इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं मिलती है। ये कोई भी ऐसा कर सकते हैं जो यहाँ के नागरिक कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार का पूरा अधिकार है। भारत में एनआरआई कोटे के अंतर्गत इन्हें शिक्षा का अधिकार और भारतीय बैंक में मुद्रा का भी खाता भी खोल सकते हैं। ठीक है, एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंटल इंडियन। क्या होता है? नॉन रेसिडेंटल इंडियन। ठीक है, ये भारत में के ही नागरिक होते हैं, लेकिन 10 साल 15 साल से मतलब क्या कर रहे हैं? भारत से बाहर मतलब रह के मतलब क्या कर रहे हैं? ठीक है, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने उस देश की नागरिकता को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। दैट मीन्स वो भारत के ही नागरिक है। और मतलब ऐसे नागरिक को भारत में अकाउंट खोलना भारतीय बैंक में, ठीक है, भारत में वोट गिराना, ठीक है, और साथ में मतलब भारत में वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि मतलब एक अन्य नागरिक को होते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है एनआरआई कहा जाता है। एनआरआई के नागरिकता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 8। बिल्कुल आर्टिकल 8 में है। ठीक है, ध्यान में रखें। अब आते हैं पीएलओ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक होता है पीएलओ। ये क्या होता है? ये भारत के नागरिक नहीं होते। ये व्यक्ति होते हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक हो। ठीक है, पीएलओ नहीं, किंतु पीआईओ, सॉरी, पब्लिक पीएलओ ऑफ मेरा इंडियन फिलिस्तीन ओरिजिन। बिल्कुल ठीक है, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं। ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, किंतु मतलब क्या होते हैं? विदेश में रह रहे हैं, किंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं। ठीक है, इन्हें 15 वर्षों तक वीजा की जरूरत नहीं होती है। एक यात्रा के दौरान 180 दिनों तक विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजी कराने का छूट होता है। भारत में कम से कम 7 वर्षों तक निवास के आधार पर भारतीय नागरिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्हें भी एनआरआई कोटा में शिक्षा का अधिकार है और भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंक में खाता खोलने का अधिकार है पीआईओ को। ठीक है, लेकिन ये भारत के नागरिक नहीं होते, क्योंकि दूसरे देश के नागरिक ऑलरेडी ले लिए रहते, लेकिन इनके पूर्वज मतलब क्या होते हैं? भारत के नागरिक होते। इस आधार पर भारत में 7 वर्ष रह के मतलब नागरिकता को मतलब क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। ओसीआई क्या होता है? ये विदेशी नागरिक होते हैं। ये साधारणतः इनका निवास विदेश में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध है। एक यात्रा की अवधि में चाहे जितनी लंबी हो, इन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारतीय नागरिकता के लिए 5 वर्ष पंजीकरण कराया हो तथा कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो। इन्हें एनआरआई कोटा का शिक्षा का अधिकार है। भारतीय मुद्रा बैंक में खाता भी खोल सकते हैं। 9 जनवरी 2015 की अधिसूचना भारत का राजपत्र के द्वारा पीआईओ ओसीआई कार्ड धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई है तथा पीआईओ कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। अब सभी पीआईओ कार्डों को ओसीआई कार्डों का मतलब क्या होगा? दर्जा होगा। ठीक है, ध्यान में। अब ये दोनों याद रखिए ना, वैसे पूछेगा तो नहीं है, पूछेगा तो आर्टिकल से ही। बाकी जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब जो आते हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो मैग्ना कार्ट आधार अधिकारों के घोषणा पात्र जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा कब मतलब सामंतों के दबाव में जारी किया गया? कब जारी किया गया? 1215। बिल्कुल, कब जारी किया गया? ध्यान रखेंगे, 1215 में जारी किया। कब जारी किया गया? तो 1215 में जारी किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्चुअली में सामंत किंग जारी नहीं करना चाहता, लेकिन सामंतों के दबाव में आके जारी करना पड़ा, क्योंकि राजा के पास बहुत अधिक अधिकार थे। इसमें मुख्यतः राजा के मैग्ना अधिकार को कार्टा मतलब क्या क्या होता किया? है? मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र कहते हैं। क्या? अधिकार पत्र का घोषणा पत्र कहते हैं। इसमें राजा के पास बहुत ही ज्यादा अधिकार था, राजा निरंकुश हो गया था। इसलिए सामंतों ने दबाव बना के कहा से चलो तुम्हारे ऊपर भी मतलब कुछ मतलब वो होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे ऊपर भी मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे तुम अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके। उसी तरह घोषणा किया गया, उसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, ये नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस में अपने संविधान के अंतर्गत मानवीय अधिकारों को मतलब स्थान दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र, ठीक है, मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो यहाँ पे 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारियों की मांग की, उसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। एक प्रश्न और भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपने दरोगा के एग्जाम में पूछा था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित किस भाग, क्या? क्वेश्चन में प्रस्तावक था। हाँ, प्रस्तावक पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रस्तावक पूछा था। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या पूछा था? तो प्रस्तावक पूछा था। ठीक है, तो प्रस्तावक का नाम क्या था? तो नेहरू जी ही थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों के संबंधित किस भाग को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा? तब मूल अधिकार किस भाग में थे, क्या बताएंगे?
तो भाग 3 में आपका क्या देखने को मिलेगा? तो मूल अधिकार देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मूल अधिकार आपको भाग 3 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद में आपको दिखेंगे, तो क्या बताएंगे? 12 से 35। बिल्कुल 12 से 35 तक के अनुच्छेद में आपको ये दिखेंगे। ध्यान में रखिएगा 12 में क्या है, देखिए मूल अधिकार का पहला आर्टिकल या फिर डीपीएसपी का पहला आर्टिकल, दोनों में पहला आर्टिकल्स में आपको राज्य की परिभाषा ही आपको दिखेगी। ठीक है, अनुच्छेद 12 में आपको राज्य की परिभाषा दिखती है, उसी तरह अनुच्छेद 36 में भी आपको राज्य की परिभाषा आपको दिखती है। ठीक है, ध्यान रखना 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार, सर विधानमंडल, सभी स्थानीय। हाँ, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन आप बता रहे हैं कि प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू थे, तो जो मसौदा तैयार किया था मतलब भाषा, वो तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे ना? अब्दुल कलाम आजाद नहीं। हाँ, अबुल कलाम ठीक है, आजाद, उनमें कौन थी? तो तो तैयार किए थे वही प्रस्तावक ना पूछा सर? था ना, प्रस्तावक जी तो साथ प्रस्तावक पूछा था, तो उसका आंसर तो नेहरू जी होना चाहिए। उसे बोर्ड को आंसर देने दीजिए क्या होता है। ठीक है, जी चलिए। जी जी, ठीक ठीक है सर। तो 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। राज्य के अंतर्गत सब कुछ आएगा। राज्य के अंतर्गत केवल राज्य नहीं होता है, ठीक है, राज्य का जितना भी हिस्सा होता है, जैसे सिनेमा घर हो गया, बस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, कोई सार्वजनिक चापाकल हो गया जिसमें राज्य का पैसा लगा हो, स्कूल हो गया, सब मतलब राज्य का मतलब क्या होगा, हिस्सा होगा। माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, 13 क्या है, तो मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां है। मतलब मूल अधिकार से संबंधित कोई भी मतलब अनुच्छेद, कोई भी कानून बनेगा जो कि मूल अधिकारों को हनन करेगा, तो उसको वह कानून अल्पीकरण हो जाएगा, मतलब कानून वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 14 में क्या है, तो विधि के समझ समानता, जो कि इस बार पूछा था, विधि के शासन पूछा था ना दरोगा में। ठीक है, 14 से लेके 18 तक के अधिकार को समता का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या था, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17 में क्या था, अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत है। 19 में क्या है, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ध्यान रखें 19 में। और 19 के तहत आपको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 19 के तहत भी आपको मतलब मौलिक अधिकार है, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के आपको यहाँ पर भी आपको मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 21 के बात करेंगे, 21 के और 21 के क में, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 के क में क्या है, 21 में तो यह है, 21 के क में क्या है, तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। क्या आपके पास प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है? 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मतलब जोड़ा गया। ठीक है, 22 में क्या, कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण है। 23 और 24 में बात करेंगे, क्या आप लोग सर जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता है नहीं, क्या है 23 24 में? बताइए। सर ये इंडियन मीडिया सर किस में आती है, किस आर्टिकल में आती है? इंडियन मीडिया में राइट टू स्पीच में। ठीक है, 21 में आ जाएंगे, स्वतंत्रता के अधिकार में। जी सर। ठीक है, 19(1) में नहीं आएगा बोलने का अधिकार? सॉरी सॉरी, 19 के 1 19 में नहीं, प्रेस 19 में आएंगे, प्रेस 19 में, हाँ 19 के क में, काम Yes, है, sir. ठीक है। क में, सॉरी 21 का बता दी मिस्टेक। ठीक है, 19 के क में आते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे, तो 24-25 हो गया। 25 से लेकर 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 24-25 में शोषण विरुद्ध है, जिसमें पहला में 23 में क्या है, 23-24 में क्या है, शोषण विरुद्ध के अधिकार है। 23 की बात करेंगे तब मानव के बलात् श्रम, ठीक है, बेगार एवं दुर्व्यवहार का प्रतिषेध है। 24 की बात करें, कारखानों आदि में 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे 25 से लेकर 28 में क्या है, तो अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद 26 में देखेंगे तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के मतलब प्रबंधन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, तो सारे चीज की आपकी स्वतंत्रता मतलब क्या 26 में दी गई। ठीक, 27 में क्या है, आप देखेंगे किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म को मिलने वाला जो कर जो होता है, मंदिर को जो कर वगैरह मिलता है, उस पर किसी भी तरह का टैक्स वगैरह नहीं लगता। इसलिए देखिएगा बड़े बड़े उद्योगपति कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा को दान कर देते हैं, तो वो अपना ओरिजिनल इनकम को दान नहीं करता, ब्लैक मनी को दान करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, कुछ भी नहीं होता, टैक्स फ्री होता मंदिर को मिलने वाला धन। और राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को अगर फंड करेगी तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, चलिए 28 में क्या है, तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित के बारे में स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षण संस्थाओं का, हालांकि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हो, लेकिन कुछ शिक्षण संस्था जो होता है उनमें धार्मिक शिक्षा देने वाला, जैसे मदरसा वगैरह में आप देखते होंगे। ठीक है, सनातन धर्म से भी संबंधित आप देखेंगे तो
जो कि हमारा प्राइवेट, देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पे आप दे सकते हो, लेकिन स्टेट के द्वारा फंड जो होगा ना, वहाँ पे किसी भी तरह का धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। ध्यान में, जैसे मैंने अपना सनातन धर्म से संबंधित अपना कोई इंस्टीट्यूट चलाया, ठीक है, तो वहां पे हम अपना धर्म के बारे में पढ़ाएंगे लोग, तो इसमें राज्य किसी भी तरह का मतभेद वो नहीं कर, इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकारी स्कूल है, वहाँ पे टीचर जो है उनको सरकार के द्वारा फंड मिलता है, सरकार उस स्कूल को बनाई है, सब कुछ सरकार संचालन करती है, अब वो ऐसे कंडीशन में आप वहां पे मतलब क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे। इसीलिए कहते हैं राज्य मतलब क्या करेगी, किसी भी तरह का धार्मिक मामलों में मतलब क्या करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। इसलिए भारत को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है, क्योंकि धर्म में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। अब आते 29 में देखेंगे दो प्रकार के अधिकार। 29 में क्या है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 29 में क्या है, तो 29 में देखेंगे अल्पसंख्यक वर्गों का अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग जो है काफी अधिक पिछड़े माने जाते हैं, तो उनको अगर विशेष अधिकार अगर नहीं देंगे तो उनका, ठीक है, उनका मतलब समाज में उनका उत्थान नहीं हो पाएगा, ठीक है। 30 में क्या है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग अपने अपने अनुसार मतलब क्या करेंगे, तो शिक्षण संस्थानों की मतलब क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, और उसका प्रशासन भी क्या करेंगे, तो उसका प्रशासन भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ पे देखोगे शिक्षण संस्था किस तरह का, अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षण संस्था क्या होगा, तो आप देखते होंगे बहुत सारे जीसस का वगैरह स्कूल होता है, ठीक है, आपने, ठीक है, आपने शिशु विद्या मंदिर पढ़ रखा हो जो कि हिंदू का है, जीसस वाला की बात करेंगे, कृष्ण दृष्टि का स्कूल होता है, मदरसा वगैरह होता है, तो वो सारे के सारे एक तरह से देखेंगे तो धार्मिक संस्था के अंतर्गत ही मतलब वो काउंट होगा, ठीक है। तो उनका मतलब क्या, प्रशासन और प्रशासन करने का अधिकार उनको दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उसके 31 जो था ये खत्म हो गया, ठीक है, 31 क्या है, खत्म हो गया। इसमें संपत्ति का अधिकार कभी हुआ करता था, ठीक है। अब संपत्ति के अधिकार को क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। बोलेंगे कब खत्म हुआ, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे, 1978 में हुआ था, ठीक है। किसकी सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो भाई साहब संपत्ति का अधिकार गया कहाँ, तो संपत्ति का अधिकार आप देखोगे तो एक 300 के क में इसको शामिल कर दिया गया, जो कि एक तरह का क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कानूनी अधिकार बन गया, ठीक है। पहले 31 में था फंडामेंटल राइट में, अब 300 के क में दिया गया, ठीक है। एक जगह और भी है, 19 के एफ में भी था ना शायद, याद सही सही अगर आ रहा तो 19 में जो 6 प्रकार का जो दिया जाता है उसके 19 के एफ में भी हुआ करता था, ठीक है। इस 7वां नंबर में एफ आता है क्या, ए बी सी डी ई एफ, हाँ 7 नंबर, ठीक है। 6 प्रकार के अधिकार है, 19 में 7वां प्रकार का अधिकार संपत्ति का अधिकार था। अब कभी पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार किसमें था, तो आप लोग बोलिएगा 19 के एफ में था और 31 में था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या बना दिया गया, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। 19 में 6 प्रकार के अधिकार दिए जाते। देखिए हमारा फंडामेंटल, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले हमारे फंडामेंटल राइट कितने थे, हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे, ठीक है। मूल संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट कितने थे, 7 थे। वर्तमान स्वरूप में हमारे फंडामेंटल राइट कितने, 6 है। किसको हटा दिया गया, तो 31 नंबर में जो था संपत्ति के अधिकार उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब आते 19 के तहत आपको मतलब 6 प्रकार का मतलब फंडामेंटल राइट अभी वर्तमान स्वरूप में, लेकिन पहले कितने थे, 7 प्रकार के थे, ठीक है। देखिए 7वां नंबर जो था इसमें संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, ध्यान में रखें। 19 में भी था, ठीक है, 19 के एक में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसको हटा दिया गया, कहाँ पे शामिल किया गया, 300 के क में शामिल किया गया। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए आप देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। सारे फंडामेंटल राइट आपको सुनिश्चित होंगे कि नहीं होंगे, आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे कि नहीं, आपके फंडामेंटल राइट कोई अगर आपका छीन लेता है तो उसके लिए आप कौन सा मतलब काम करेंगे, ठीक है, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी, उसके लिए आप देखोगे तो उसके लिए आपका 32 बना है, क्या बना है उसके लिए, तो उसके लिए आपका क्या बना है, 32 बना है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट ऐसा है 32 जो कि आपके अन्य अधिकारों को मतलब सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। अगर आपका किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जाएंगे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट का हनन भी होता है तो 226 के तहत हाई कोर्ट भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 33 में क्या है, तो देखेंगे सशस्त्र बल, ठीक है, अर्धसैनिक बल, ठीक है, पुलिस, खुफिया एजेंसी एवं अन्य मौलिक अधिकारों पे युक्ति स्थिति प्रतिबंध लगाने पे संसद की शक्ति है। अब हमारे पास जितना फंडामेंटल राइट है, हम जाके आज जाके मतलब हालांकि बंद करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सभा वगैरह आयोजित कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा सकते हैं, तो ये सारे अधिकार हमारे सशस्त्र बल के पास नहीं है, अर्धसैनिक बल के पास नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, खुफिया एजेंसी के पास नहीं है। अब मान लीजिए सारा पुलिस मतलब स्ट्राइक पे बैठ जाता है, देश में क्या होगा, राज्य में मतलब क्या हो जाएगा, पूरा प्रशासन तंत्र ही मतलब समाप्त हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में अराजकता का माहौल हो जाएगा, सेना मतलब क्या करे, हड़ताल पे बैठ जाए,
खुफिया एजेंसी मतलब क्या करें, मतलब अपना बोलेगा हमको 6 प्रकार का अधिकार है, हम सारा जानकारी को लीक कर देंगे, हमको बोलने का अधिकार है, हमको भाषण देने का अधिकार है। तो फिर क्या होगा, देश की मतलब पूरी मतलब क्या होगी, देश की पूरी मतलब सुरक्षा ही मतलब कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे कंडीशन में ठीक है इन लोगों को 33 के तहत है, ठीक है, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, ठीक है, पुलिस, खुफिया एजेंसी, इन सब पे मौलिक अधिकार पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न अगर ऐसा पूछेगा इमरजेंसी के समय, ठीक है, जब देश में आपातकाल लगा रहेगा, उस समय मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार किसके पास होगा, तो वो मतलब राष्ट्रपति के पास होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्या था। अब यहाँ पे अर्धसैनिक बल जो शब्द आया ना, अर्ध से देखिए एक सशस्त्र बल होता है जिसमें हमारा इंडियन एयरफोर्स हो गया, सशस्त्र इंडियन एयरफोर्स हो गया, या फिर बात करेंगे इंडियन आर्मी हो गया। ठीक है, सशस्त्र बल में अर्धसैनिक बल क्या होगा, तो सीआरपीएफ का बाद में आप जानते हैं, बीएसएफ के बारे में जानते हैं, ठीक है, एसएसबी के बारे में जानते हैं, ये सब अर्धसैनिक बल है। ठीक है, एक तरह से रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्स था, है ये सब, पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जनरली गृह मंत्रालय के अधीन में अर्धसैनिक बल काम करेगी, जो सशस्त्र बल जो होते हैं वो रक्षा मंत्रालय के अधीन में काम करती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 34 में क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निर्बंधन हो गया। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है, तो मार्शल लॉ में थोड़ी ना बोलेंगे हम राइट टू स्पीच हम जाके मतलब ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, या फिर मतलब लोगों के साथ घूमेंगे, अपने अधिकार का मतलब वो करेंगे। तो मार्शल लॉ जहाँ पे लगा रहेगा वहां पे आप जाके अपने मौलिक अधिकार आपका निलंबन हो जाता है। वहां पे अगर आप मौलिक अधिकार का ज्यादा आप वो करवाएंगे तो फिर सेना के द्वारा पीटे जाएंगे। ठीक है, तो मार्शल लॉ के समय आपका मौलिक अधिकार का निर्बंधन हो जाता है, किसमें, 34 में। अंतिम वाला है, अंतिम वाला 35 नंबर का है। ठीक है, तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। ठीक है, आप देखेंगे मतलब ये 33 से लेकर 35 तक के बीच का जो मतलब सारा नियम जो है, जो कि मुख्यतः आप देखोगे से मुख्यतः मतलब मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो इस भाग को मतलब उपबंध को प्रभावी करने के लिए मतलब जो नियम जो है सो आपको 35 में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 12 से लेकर 35 तक आपको क्या दिखेगा, तो 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार आपको मुख्य तौर पे आपको दिखेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर आप बीएसएससी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो बीएसएससी के लिए आज से आपका ठीक है रीजनिंग वगैरह भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो रीजनिंग वगैरह का पहला सेट डाल दिया गया है। ठीक है, पूरा मतलब पहला सेट है और टॉपिक बाय टॉपिक सारे चैप्टर को करवा दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आपको दिखाया जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा, नहीं, सारे क्वेश्चन आपको जो भी जैसे आपने बनाया, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भी आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन पूछोगे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाए। पहला ही था, जैसे जेट की बात करेंगे 3197 है, जेट कितने नंबर पे, 26 नंबर पर, 26 का क्यू 3197 होता है। ठीक है, 26 का आधा क्या होगा, 13, 13 का क्यू 3197। इधर आर कितने नंबर, 18 नंबर पे, 18 का क्यू, 18 का आधा 9, 9 का क्यू कितना होगा, 729। जे कितने नंबर पे होता है, आई जे 10 नंबर पे। ठीक है, 10 का आधा 5, 5 का क्यू कितना होगा, 125। ठीक है, तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन को आपको समझा के और बना के आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो कि कल से शुरू हुआ है। जो लोग एडमिशन नहीं लिए, अगर आपको बीएससी देना है तो आप लोग एडमिशन जल्द से जल्द ले सकते हैं। ठीक है, सर एक क्वेश्चन चलिए। पूछना था, आप जो सेट 1 डाले उसमें 115 क्वेश्चन है, पूरा करना है? हाँ, पूरा करना है। 29 आपके पास कितना दिन, 90 दिन समय है। ठीक है, पूरा बना जाना है। ठीक है, सर ये जल्दी जल्दी रिट किस आर्टिकल में आता है सर, रिट? रिट बोले तो 32 और 226, हाई कोर्ट का 32 में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का 32 में, हाई कोर्ट का 226 में। तो दोनों में क्या कोई फर्क है कि अलग अलग है, मतलब कुछ नहीं डिफरेंस नहीं, है क्या? दोनों मतलब सेम ही है, बस हाई कोर्ट अपने आधार पर जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट अपने आधार पर जारी करती है। दोनों ही 5 प्रकार के रिट जारी करती है। हाई कोर्ट के पास 6वां रिट। ठीक है, स्क्रीन भाग गया क्या, स्क्रीन दिख नहीं रहा सर। 1 मिनट। ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन फंडामेंटल राइट पूरा करवा देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग 12 से 35 तक देख लिया। आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, ये मानवाधिकार भी है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार क्या है, तो फंडामेंटल राइट भी है, और दूसरी बात क्या है, तो ये मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार क्या है, तो मानवाधिकार भी है, ये भी आपको ध्यान में रखेगा। ठीक है,
चलिए आप देखेंगे अधित्याग का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर, कोई भी व्यक्ति संविधान के मूल अधिकार को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता है। अब यहाँ पे बोलोगे सर क्या मैं संविधान में जो हमको अधिकार जो दिया गया क्या हम उसको त्याग सकते हैं क्या? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, क्या हम सुसाइड कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अपने मौलिक अधिकारों को त्यागने का अधिकार नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका छीना जा सकता है, वो भी संसद ही आपकी मौलिक अधिकारों को छीनेगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो भी मौलिक अधिकार दिया हुआ है उसको आप मतलब स्वेच्छा से त्याग नहीं सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे किसे बात करेंगे, हाँ छोड़िए, समझ ही गए होंगे, किसी मौलिक अधिकारों को आप त्याग नहीं सकते, ध्यान में इसको रखें। उसको क्या बोलते हैं? अधित्याग का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ये तो सारा बता ही दिए, फिर से बताना पड़ेगा क्या? इसका सबका सॉफ्ट क्लोज दिया हुआ है, जो कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्ट क्लोज है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। 13 में क्या था? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान है। देखिए हमारे यहाँ कानून संसद बनाती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हमारे यहाँ कानून विधानमंडल बनाते हैं, ठीक है। विधानसभा ने विधानमंडल में बोल रहा हूँ, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, ठीक है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा कुछ ऐसा कानून बना दिया, मतलब बना दिया आज से जो पानी पिएगा उसको मतलब 5 साल की जेल होगी। अभी कोई बात हुआ पानी पीने पे 5 साल का जेल? अब ऐसे कानून को, ठीक है, इस तरह का कोई बकवास कानून अगर बनाएगा तो उसको रिव्यू करने का अधिकार किसकी का? सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी और सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये कानून जो है मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो वो कानून को अल्पीकरण कर देगी, ठीक है। मतलब कानून मतलब क्या होगा? मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में कहता है? तो अनुच्छेद 13 में कहता है, ठीक है। 15 क्या है? तो 15 में जन्म स्थान का वर्णन है, किंतु विभेद यदि निवास के आधार पे हो तो यह अवैध नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन 15 में बात करेंगे, ठीक है, 15 में बात करेंगे तो जन्म स्थान के बारे में वर्णन तो दिया हुआ है, लेकिन ये जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं कर सकते। राज्य अगर कोई वैकेंसी निकालेगी तो बोल सकते नहीं वो व्यक्ति पटना का है और मैं मुजफ्फरपुर का हूँ तो मुझे मतलब विशेष प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, तो ऐसी नहीं हो सकती है। लेकिन 15 के अंदर बहुत सारा भेद है। 15 के अंदर राज्य जो है जन्म स्थान के आधार पर भेद कर सकती है। आप बोलोगे सर ये कैसे कर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। राज्य जन्म स्थान के आधार पर भेद इस तरह से कर सकती है। मान लीजिए यूपीएससी का कोई वैकेंसी निकला, उसमें दिल्ली में, ठीक है, समझिए दिल्ली में कोई मतलब मान लीजिए जैसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है उसमें रह के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कोई बच्चा मेघालय के गारो खासी जयंतिया में रहकर पढ़ रहा है, दोनों बच्चे में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो इसके आधार पर राज्य मतलब भेदभाव करेगी। दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों का कट ऑफ 80 निर्धारित करेगी और जो बच्चा गारो खासी जयंतिया में पढ़ा उसका कट ऑफ को 50 निर्धारित करेगी, ताकि दोनों में मतलब क्या हो सके? समानता हो सके। तो बोलेंगे सर ये समानता जो होगा इसका आधार क्या होगा? तो इसके लिए न्यायालय होगा, ठीक है। 2 तरह का विभेद होता है, ठीक है, एक होता है वैलिड विभेद होता है, एक होता है इनवैलिड विभेद होता है, ठीक है। वैलिड विभेद क्या होगा? तो वैलिड विभेद ये होगा से मतलब कोई बच्चा बहुत दूर है, उनके पास बेसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उस आधार पर उसको विशेष सुविधा दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि पुलिस में कोई भर्ती निकला, तो पुरुष के लिए हाइट हमने 5 फुट 6 इंच निर्धारित किया है, क्योंकि महिला का 5 फुट 2-3 इंच मैक्सिमम हाइट होता है अप्रोक्स में देखा जाए। तब ये नहीं कह सकते पुरुष के लिए 5 फुट 6 या 7 इंच हाइट है, महिला को भी उसी हाइट में आना चाहिए। तो महिला को बोलेंगे चलो इनका बेसिक थोड़ा, इनका मतलब शारीरिक बनावट थोड़ा कमजोर होता है इसलिए उनको कम हाइट पे ले लेंगे, ठीक है। दौड़ने के लिए बात करेंगे, पुरुष को 2 किलोमीटर दौड़ना है तो चलो महिला के लिए उतना ही समय में 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए उनको समय दिया जाएगा। तो इस आधार पे राज्य भेदभाव कर सकती है, लेकिन ये विभेद मतलब क्या होना चाहिए? विभेद मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि वैलिड विभेद हो, ठीक है। जन्म सर हम एक समझ लाइन गए? बोलना चाहेंगे। जन्म स्थान के विभेद का मतलब ये हुआ जैसे जैसे कोई राज्य अपना स्टेट के वाले को प्रायोरिटी दे देता है, दूसरे स्टेट वाले को कह देता है कि हम्म। हाँ आपको 10% सीट ही देंगे, वो ये है लाइन बिल्कुल, यहाँ हाँ, वो भी है, वो भी है, ठीक है। हमने आपने जो बताया स्टेट के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बताया, मैंने आपको सेंट्रल के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बता दिया, ठीक है। राज्य कहने का मतलब यहाँ पे स्टेटे नहीं होगा, राज्य कहने का मतलब सेंटर भी होगा, राज्य कहने का हॉस्पिटल भी होगा, राज्य कहने का मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते वो भी होगा, राज्य कहने का मतलब आप जिस फ्लाइट में सफर करते, ट्रेन में सफर करते, बस में सफर करते, रेस्टोरेंट में सफर करते हैं, ठीक है, आप जिस जो सरकारी चापाकल से पानी लेते वो सब के सब राज्य के डिफिनेशन के अंदर आता है टोटल। कोई भी ऐसा संस्था नहीं होगा जहां पे भेदभाव किया जा सकता है जो कि राज्य का पार्ट हो। जैसे मान लीजिए कोई चापाकल है, ठीक है, जिसमें राज्य का पैसा लगा, या तो इसमें लिखा रहता है या आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से राज्य का 10% भी लगा हुआ, फिर भी चापाकल से किसी को पानी लेने से मना नहीं कर सकते। लेकिन मेरा प्राइवेट चापाकल है, अब ये थोड़ी ना बोल सकते समानता का अधिकार के अंतर्गत ये भी आता है तो मेरे प्राइवेट कल पे भी आप अपना वहां पे जबरदस्ती करें, नहीं कर सकते। राज्य का जहां भी थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट होगा राज्य का सारा फंडामेंटल थ्योरी वहां पे लगेगा, ठीक है। और जैसे देखिए दूसरे राज्य में फॉर्म भरने जाते हैं,
तो आप वहां पे सीधे जनरल में कंसीडर होता है, आपको आरक्षण नहीं दिया जाता, तो राज्य इसके आधार पर भी भेदभाव कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरी निकल कर, भूमिपुत्र का थ्योरी निकल कर आता है, कहा जाता है जिस राज्य का संसाधन है उस राज्य का उस संसाधन पे अधिकार पहले होना चाहिए। ठीक है, माटी पुत्र, भूमि पुत्र, और ये मतलब क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा देता है। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा होगा मराठा मानुस, ठीक है, हरियाणा में जाट समुदाय, ये लोग मतलब अपने यहाँ के चीजों पे, ठीक है, झारखंड में ही देख लीजिए, अभी मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनका क्या आया, तो झारखंड एसएससी में, ठीक है, पूरा मतलब यहाँ पे झारखंड के लोगों को ही मतलब, कल मुझे एक लड़के ने मैसेज किया झारखंड एसएससी की तैयारी करे कि नहीं करे, होंगे क्यों नहीं करोगे, तो सर अभी मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आज बाहर के लोगों को नौकरी नहीं देंगे। हाँ बोला तो है लेकिन ये मतलब कभी भी कोर्ट वगैरह में जाएगा तो ये चीजें को मतलब खंडित कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे स्त्री का और बच्चों का शारीरिक बनावट क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो इसीलिए 15 के 3 में स्पष्ट किया गया कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, आप देखेंगे 15 का 4, ठीक है, और 16 का 4, 15 का 4 और 16 का 4 मिलाकर, ठीक है, ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसी तरह 15 का 6, ठीक है, और 16 का 6 मिलाकर, ठीक है, किसको आरक्षण देंगे, ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, 10% देंगे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखें, दोनों आर्टिकल्स को मिला के, ठीक है, वैलिड किया गया है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करेंगे, क्या क्या बोले, कुछ बोले क्या? नहीं सर जी, सर जी, सर कहते। अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे अनुच्छेद 16 के 4 में क्या है, सॉरी 15 4 से शुरू से करवा देता हूँ। 15 4 कहते हैं राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ऐसे विशेष प्रावधानों का अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब आप बोलोगे सर अनुच्छेद 15 में तो आप बोल रहे हो ठीक है, जन्म स्थान के साथ वन है, किंतु विभेद, किसी भी प्रकार का विभेद आप नहीं कर सकते हो, तो फिर आप बोल रहे हैं मतलब देंगे तो, लेकिन राज्य अगर विभेद करेगा तो राज्य विभेद करेगा तो देखेंगे विभेद मतलब वैलिड है कि नहीं। मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, या फिर मतलब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए राज्य मतलब विशेष उपबंध कर सकता है, जिसके लिए अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे ये जो विशेष उपबंध जो करेगी राज्य, वो मतलब वैलिड है कि नहीं वैलिड है, इसकी जांच कौन करेगी, न्यायिक पुनरावलोकन किसके पास होगा, तो न्यायिक पुनर्लेपन, ठीक है, न्यायालय के पास होगा। किसी के पास होगा, न्यायालय के पास होगा। ठीक है, हाईकोर्ट के पास भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसके पास होगा, न्यायालय के पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 15 के 4 में क्या कहा गया, मतलब अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पिछड़े वर्ग के लिए, इन सब के लिए राज्य जो है विशेष उपबंध कर सकता है। ऐसे प्रावधानों का अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आप चलेंगे अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में जिस पिछड़ेपन की बात की गई मुख्यतः सामाजिक है। इंदिरा साहनी मामले 1992 में, ठीक है, बात कही गई थी भाई साहब 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। साथ ही क्रीमी लेयर के सिद्धांत को भी प्रतिपादन किया गया। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन उसमें 2 कैटेगरी बांट दिया गया। एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत रखा गया जो कि मतलब आय से अधिक, मतलब ओबीसी तो है लेकिन आपकी मतलब इनकम जो है मतलब एक ठीक ठाक है। ठीक है, तो वैसे लोगों को क्रीमी लेयर में रखा गया। ठीक है, मलाई रहित, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्रीमी लेयर। अब यहाँ पे 50% अधिक से आरक्षण नहीं हो सकता, 16 के 4 में 1992 में कहा गया। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे पिछड़े वर्गों की पहचान का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बताया कि जिनका बाद में नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है, किसमें पूछा था, यूपीएससी के क्वेश्चन है। ठीक है, से मतलब इस संसद ने मतलब, ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो बनाया था उसके बाद में नाम बदलकर उसी साल मतलब क्या रख दिया गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 गया। इसमें दंड विहित किया गया। देखिए कोई भी आर्टिकल जो है ना, देखिए जब भी न्यायालय में कोई केस जाता है ना तो सब में न्यायालय सबसे पहले जिस व्यक्ति के खिलाफ केस होता है उसको मतलब निर्दोष मानती है। ठीक है, बोलती है व्यक्ति निर्दोष है, जो उसके एंगेस्ट में जो वकील जो होता है उसको बोलता है तुम साबित करो से व्यक्ति दोषी कैसे है। लेकिन आर्टिकल 17 सीधे सीधे क्या कहता है, दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, आर्टिकल 17 के तहत किसी भी तरह का उल्लंघन आप करते हो तो शुरू में ही आपको मतलब दंडित करने की बात न्यायालय आपको फर्स्ट व्यू में ही आपको समझ के चाहती है कि आपने मतलब इस प्रकार का मतलब क्या किया होगा, दंड मतलब किया होगा। ठीक है, इसमें अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, और अस्पृश्यता को लेकर आप किसी भी तरह का बात करेंगे
तो आपको वहां पे दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मतलब ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इसी का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण 1955 मतलब कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद ने 1989 में अत्याचार निरोधक अधिनियम प्रिवेंटेशन ऑफ, ठीक है, एट्रोसिटी एक्ट भी बनाया, जो अपेक्षाकृत ज्यादा व्यापक और कठोर है। ठीक है, इस अधिनियम में सिद्ध करने का दायित्व, ध्यान रखिएगा, ओनियस ऑफ प्रूफ अभियुक्त पे होगा, न कि मतलब वादी पे। बहुत सुंदर प्रश्न है, यही मैं बताने में। जो आप देखेंगे अत्याचार निरोधक अधिनियम जो 1989 में बाद में प्रिवेंटेशन एट्रोसिटी एक्ट जो बनता है, जो अपेक्षाकृत ज्यादा व्यापक और मतलब कठोर है, 1955 वाला। अब यहाँ पे सिद्ध करने का अधिकार अभियुक्त पे होगा, न कि वादी पे होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक कानून है। ठीक है, जिसको अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा विवाद भी हुआ था कि अनुच्छेद 17 के तहत अगर किसी के तहत अगर मान लीजिए अस्पृश्यता का कानून जो किसी के ऊपर आप लगाओगे, तो इसमें FIR का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, वो भी नहीं होता, डायरेक्ट मतलब अरेस्ट का इसमें प्रावधान किया गया। तो कोशिश किया गया था संसद ने से थोड़ा इसमें तोड़ मरोड़ करे, कम से कम पहला जांच पड़ताल तो हो, लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इसके रिगार्डिंग काफी अधिक मतलब तोड़ फोड़ आपको चीजें आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल्स 18 क्या कहता है। आर्टिकल्स 18 कहता है कि किसी भी तरह समान उपाधियों का उन्मूलन करेंगे। तो फिर भारत सरकार जो पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, वो मतलब किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति को उपाधि दे सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को आप भारत रत्न कहते हो, तो क्या हम लोग तो भारत के कोयला तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का उपाधि तो स्टेट नहीं दे सकती है। तो स्टेट ने बोला से भाई साहब हम ये उपाधि नहीं दे रहे हैं, हम ये अवार्ड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अवार्ड दे रहे हैं। तो भारत रत्न सम्मान, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सारे के सारे क्या है? उपाधि नहीं है, मतलब क्या? अवार्ड है। ठीक है, क्या है? अवार्ड है। मतलब आपने अपने देश के लिए अच्छा काम किया इसलिए आपको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और जब उपाधि नहीं है तो आप इसको नाम के साथ भी नहीं लगा सकते। मतलब सचिन तेंदुलकर कहीं पे कार्ड पे ये नहीं छपा सकते हैं तो भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखवा सकते क्योंकि उनके नाम के आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये उपाधि नहीं है। क्योंकि आप किसी भी प्रकार का उपाधि को अपने नाम के आगे उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 18 कहता, नहीं तो देश से कोई उपाधि ले सकते, राज्य से नहीं, विदेशों से भी ले सकते, कहीं से भी नहीं ले सकते। लेकिन जिस उपाधि को आपने ग्रहण किया है, जैसे आप PhD होल्डर है, ये शैक्षणिक उपाधि हुआ। अब सेना के अधिकारी है, मेजर है, जनरल है, कर्नल है, तो इन या फिर मतलब डॉक्टर की उपाधि, इंजीनियर की उपाधि, तो ये सब उपाधि को धारण किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए 1954 में, ठीक है, भारत सरकार ने 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के प्रारंभ किए, जिसमें से मेडल के रूप में, ठीक है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो इसको क्या करती है? रोक लगा देती है। फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार जब आती है तो फिर से मतलब इनको चालू करवा देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी और चचा, ठीक है, दोनों एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, वो अपने प्रधानमंत्री के काल में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, आई थिंक गलत नहीं तो शायद नेहरू जी ही है। ठीक है, नेहरू जी ही है। अब आते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो देखेंगे आप, मैंने क्या बताया 19 में आपको कितने प्रकार का, 6 प्रकार का अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। पहले 7वां प्रकार का अधिकार भी था जो कि संपत्ति का अधिकार था, जो कि 19 के किसमें था? तो किसमें था? ठीक है, 7 में या फिर 19 के एफ में था। ठीक है, 19 के छठा नहीं, 7वां एफ 7वां नंबर पे होगा ना? ABCDEF 6ठा नंबर, 6ठा नंबर, 6ठा नंबर पे होगा, लेकिन ये 7वां नंबर पे था नहीं है। देखते हैं। ठीक है, 19 के क में क्या है, मतलब 1 में क्या है, तो क्या बताएंगे? जब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, उसका शांतिपूर्ण अधिकार, रहित सम्मेलन का अधिकार है, शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हो। हथियार रहित, रहित का मतलब ऐसा नहीं था हथियार लेकर जाना है। ठीक है, हथियार घर छोड़कर जाना है। ठीक है, लेकिन सिख का जो कृपान जो होता है ना, सिख का जो कृपान जो आप लोगों ने देखा होगा, चूड़ा टाइप का ही होता है, वो इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि सिख का कृपान क्या है, तो उनका धार्मिक अधिकार है रखना, इसलिए वो हथियार में काउंट नहीं होता। ठीक है, बैंक के बाहर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार का, ठीक है, हथियार लेके आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन लिखा होगा एक्सपेक्टिंग सिख समुदाय के लोग जो है कृपान लेके आ सकते, क्योंकि बैंक क्या है? बैंक इज द पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्य का पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल्स 12 जो है राज्य को परिभाषित करता है, बैंक उसमें का हिस्सा है। तो अगर जो संविधान हमें फंडामेंटल राइट दे रहा है तो उसको, बैंक को उससे बाहर हम नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि बैंक भी किसका पार्ट है? तो सरकार का अंग है, मतलब राज्य का पार्ट है। ठीक है,
अरे सिंपल सा आप समझिए ना, किराना का दुकान भी राज्य का पार्ट होगा, ठीक है। किराना का दुकान में भी आप पहले जाते हैं ना, तब बोलेंगे, दावा करेंगे से हमको पहले सामान दो, ठीक है। हम पहले आए हैं तो तुमको आधा घंटा तक क्यों रुकवाए हुए हो, ठीक है। मेरे बाद वालों को सामान कैसे मिला। कभी कभी आप लोग अपना अधिकार की बात करते हैं ना, स्कूल में जाते फॉर्म भरने के लिए, बोलते हैं ना अधिकार की बात करेंगे, लाइन में लगो, जो जैसे है वैसे दो, ठीक है। लेकिन किसी प्राइवेट जगह पे जाके आप अधिकार की बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। 19 का गांव में क्या है, तो संगम संघ या फिर सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। 19 के घाव में क्या है, तो भारत के, ठीक है, भारत के क्षेत्र में, ठीक है, आबाद, ठीक है, भारत के क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार है। 19 के अंगा में क्या है, मतलब तो भारत के किसी भाग में निवास करने, बस जाने का अधिकार है। लेकिन ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी, आदिवासी इलाकों में भी आर्टिकल्स लागू नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखें, आप ये नहीं कहेंगे भाई साहब हमको ना मिजो जनजाति के बीच में घर बना के रहना है, ठीक है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। भारत के किसी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता आपको। देखिए जितने भी आर्टिकल्स हमारे संविधान के द्वारा मिले, जितने भी मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा मिले, सब पे किसी न किसी प्रकार का क्या है, पेंच भी है, ठीक है। सब पे किसी न किसी प्रकार का मतलब क्या है, पेंच भी है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए बोलते हैं भारतीय संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार जो प्राप्त हुए हैं वो मतलब क्या है, सापेक्ष है। क्या है, सापेक्ष है। हमारे संविधान के जो जो हमें मौलिक अधिकार जो दिए गए निरपेक्ष नहीं है, क्या है, वो निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मौलिक अधिकार मिला है, ठीक है, अमेरिकन लोगों को जो मौलिक अधिकार मिला वो क्या है, निरपेक्ष है, मतलब सेकुलर है। हमारा क्या है, सापेक्ष है। एक हाथों से सरकार मौलिक अधिकार को देती है हमारा संविधान, दूसरे हाथों से क्या करती है, छीन भी लेती है। जबकि अमेरिकन संविधान में अगर बोला से भाई साहब सेना में शामिल होने के लिए 5 फुट 6 इंच हाइट चाहिए, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 5 फुट 6 इंच ही हाइट चाहिए। डजेंट मैटर से, मतलब महिला को विशेष अधिकार देंगे, पुरुष को नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में रह रहा होगा, कोई दूर जाके, मतलब कौन सा है, रशिया से क्या खरीदा था, रशिया से क्या खरीदा था अलास्का, अमेरिका, अलास्का। अलास्का, अलास्का में कोई आदमी रह रहा हो, कोई आदमी न्यूयॉर्क में रह रहा हो, ठीक है। जब बहाली आएगी वहां पे सरकारी नौकरी का, तो जो अधिकार न्यूयॉर्क के आदमी को मिलेगा वही अधिकार अलास्का के आदमी को मिलेगा, अलास्का को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोलेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट को दिया गया, ठीक है, वो क्या है, सापेक्ष है। और हमारे यहाँ क्या है, निरपेक्ष है। हम आपको मेंस का पढ़ाने लगे, इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए 19 के नहीं नहीं 6 में क्या पढ़ाइए तो मिलता ठीक है, है। ठीक है, कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय करने का अधिकार है। लेकिन बोलोगे सर हमको तो कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय करने का अधिकार दिया, तो क्या हम बंदूक का कारखाना खोल सकते हैं क्या, नहीं खोल सकते, ठीक है। उसके लिए प्रतिबंधित किया गया है। उसी चीज का व्यवसाय कर सकते हैं, उसी चीज का व्यवसाय आप कर सकते हैं जो कि मतलब राज्य के द्वारा वैलिड किया गया, ठीक है। आप बोलेंगे सर ड्रग्स का व्यापार करेंगे, तो नहीं, तो ड्रग्स का व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि 19 के 6 के तहत आपको व्यापार उजीविका चलाने का अधिकार, लेकिन आर्टिकल 47 के तहत डीपीएसपी इसको बंद कर देता है। तो कोई भी अधिकार आपको कोई भी व्यवसाय या फिर उजीविका चलाने का अधिकार तो है, लेकिन उसके तहत बहुत सारे अधिकारों को फिर से मतलब प्रतिबंधित भी कर दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यावसायिक व्यापन की स्वतंत्रता आदि उपन 19 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, 19 के क में है, ध्यान में रखिएगा। न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार 19 क में शामिल है। फिर भी स्थिति और स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिकार को लेकर यूपीए की सरकार थी, यूपीए फर्स्ट की सरकार थी, ठीक है, यूपीए फर्स्ट। जब कांग्रेस पार्टी जब अपने अलायंस के साथ जब सरकार बनाती है, उसको यूपीए कहते हैं, ठीक है। और बीजेपी की सरकार जब किसी अलायंस के साथ सरकार बनती है, अपने साथी अलायंस के साथ, कुछ एनडीए कहते हैं, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। और इसका क्या होता है, यूपीए का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, याद नहीं है मुझे, ध्यान रखें। तो यूपीए फर्स्ट की सरकार थी, 2005 में सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार मतलब देता है। तो फिर इसमें भी पेंच लगा दिया। आप सरकार से आप ये सूचना आप नहीं मान सकते, पता है ये प्रोजेक्ट 75 के तो 6 को सबमरीन बन रहा है, उसमें से छठा वाला सबमरीन को कहाँ पे लॉन्च करेंगे, उसमें कितना पैसा मांगा, ठीक है। तो देश के सुरक्षा से संबंधित इंफॉर्मेशन आप सरकार से नहीं मान सकते। तो बहुत सारे संस्था को इसके सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया, आईबी को, रॉ को, सीबीआई वगैरह जो भी होता है ना, जो कि मतलब गुप्त डाटा होता है, जिसको मतलब हम लोग उसको नहीं कर सकते, उसको आपको ध्यान में रखना है। वो सारे के सारे किस में आएंगे, तो सारे के सारे इसी में आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गया, क्लियर। चलिए अब 19 भी पढ़ा दूं क्या, कि रहने दूं, रहने दीजिए सर। रहने दें।
तो आर्टिकल्स 19 से मतलब क्या करेंगे आप लोग को करना क्या है, ग्रुप में जाएंगे ना, तो ग्रुप में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगी, ठीक है, ये वाला, ये दिख रहा है ना, इसको आप क्लिक करेंगे ना, डायरेक्ट चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है, उस चैनल से जाके सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। उसी में आप देखेंगे ऊपर में जाएंगे तो पिन किया हुआ भी है सारा, आपको अलग अलग चैप्टर से 45 दिन के अंदर में, 45 से 50 दिन के अंदर में प्रॉपर हम आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। मतलब ठीक ठाक जीके पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं से मतलब से ऊपर ऊपर से ही कुछ पूछ रहा हूँ, ठीक है, मतलब डिटेल से समझा के मतलब आपकी समझ को विकसित